नमस्कार। आज उपस्थित हूँ एवीएन विषय लेकर। सामान्य तौर पर बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे जो ये कहेंगे कि चलने में कूल्हे में दर्द हो रहा है, या फिर चलने में लचक आ रही है, या फिर एक पैर थोड़ा छोटा पड़ता जा रहा है। अगर ये समस्या है तो आप एवीएन के लिए चेक करा सकते हैं। एवीएन में चेक करने के लिए आइदर आप एक्सरे कराएं, अगर एक्सरे में कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है तो फिर हम जाते हैं एमआरआई के लिए। एग्जैक्टली एवीएन का मतलब क्या होता है? एवीएन का मतलब होता है ए वैस्कुलर नेक्रोसिस, जिसका मतलब है आपके हिप जॉइंट का गोला जो होता है उसका घिसना चालू होना, उसका कमजोर होकर के इतना कमजोर हो जाना कि अगर थोड़ा ज्यादा जोर पड़ जाए तो वो टूट जाए। और इसका कारण क्या होता है? कारण होता है खून के संचार में कमी की वजह से हड्डी का गलना। हड्डी कौन सी? ये आप देखें, ये है हिप बोन। हिप बोन जो है आप देख रहे हैं कि दो हिप बोन होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। इसमें हिप बोन में एक जगह होती है जिसको बोला जाता है एसिटाबुलर कैविटी। एसिटाबुलर कैविटी जो होती है ये हिप बोन का हिप जॉइंट को बनाने वाला कोऑर्डिनेटिव स्ट्रक्चर माना जाता है। ये एसिटाबुलर कैविटी भी धीरे धीरे करके डिजेनरेशन पर जाती है जब ये एवीएन जो है ग्रेड 3 या ग्रेड 4 पर पहुंच जाता है। दूसरी बोन जो हिप जॉइंट को बनाती है वो होती है जो आपकी थाई से आ रही होती है ऊपर की तरफ, या फिर हिप से नीचे की तरफ थाई पर जो जा रही होती है उसको बोलते हैं फीमर बोन। फीमर जो है वो ये जैसे हम देखते हैं ये घुटना है, तो घुटने में जो यहां से ऊपर की तरफ चल रही है ये फीमर बोन है, और ये फीमर बोन इस तरीके से ऊपर एंड होती है। ठीक है। अब ये जो फीमर बोन है इसका एंड जो है ऊपर की तरफ ये जो होता है अपर एंड ऑफ फीमर, और ये है नेक ऑफ फीमर बोन। ये जो हिस्सा है ये नेक ऑफ फीमर बोन है, और ये जो हिस्सा है गोला गोला सा इसको बोलते हैं हेड ऑफ फीमर। ये हेड ऑफ फीमर जो है ये जब इस एसिटाबुलर कैविटी में जाकर के इंसर्ट होता है तब फिर जॉइंट का नाम होता है बॉल, मतलब ये वाला हिस्सा, एंड सॉकेट जॉइंट। ये सॉकेट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसको मानते हैं, इसको बोलते हैं हिप जॉइंट। कैसे भी करके किसी भी कारण की वजह से जब ये बॉल धीरे धीरे करके घिसना चालू हो जाती है, गलना चालू हो जाती है, और उस गलने का रीजन जो होता है, जब रीजन गलने का हो एवैस्कुलर का मतलब है खून की सप्लाई वहां ना हो, या फिर खून की नली धीरे धीरे करके सूख करके गलना चालू हो जाए, जिसकी वजह से हड्डी धीरे धीरे करके वहां पर डिजेनरेटिव चेंजेस पर जाती है, और उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको बोला जाता है एवीएन। अब हम देखते हैं कि इस एवीएन के होने का कारण क्या है। एवीएन के होने में दो कारण मेनली रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। दो प्रकार के कारण होते हैं। एक कारण होता है एक्सटर्नल ट्रॉमा। एक्सटर्नल ट्रॉमा दो प्रकार का हो सकता है कि या तो हिप जॉइंट पर लोकली कोई चोट लग गई, जैसे आप उतरते समय गिर गए, या फिर कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा हुआ, या फिर किसी ने मार दिया, या फिर आप बैठे थे कहीं और एकदम से किसी ने आके हिट कर दिया, उसकी वजह से भी जो आपकी वैस्कुलरिटी है वो वैस्कुलरिटी धीरे धीरे करके वीक हो जाती है, और जितनी वैस्कुलरिटी वीक होगी उतना ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बन जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं इसमें, ये है आपका पूरा का पूरा हिप जॉइंट, ये है आपकी फीमर, ये आपका हो गया नी जॉइंट। ये दो बोन्स रहती हैं नी जॉइंट के नीचे, मीडियल साइड की होती है टिबिया, और साइड वाली जो लेटरल साइड की है उसको बोलते हैं फिबुला। फिर ये एंकल जॉइंट, एंकल में यहां पर 7 हड्डियां होती हैं, 5 फिर आती हैं टार्सल्स, मेटाटार्सल्स। ये 7 जो हैं ये टार्सल होती हैं, ये 5 मेटाटार्सल, और उसके बाद
उंगलियों की जो हड्डियां होती हैं इनको फेलेंजेस बोलते हैं। जब हम एवीएन की बात करते हैं तो बात यह भी आती है कि लिंपिंग क्यों होती है। तो लिंपिंग बेसिकली हो रही है यहां की वजह से। जब आपका ये वाला हिस्सा जो है जिसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है, इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डिजनरेशन होता है तो यहां पर जैसे ही जोर पड़ता है, जोर पड़ने की वजह से यहां कोई परमानेंट डैमेज ना हो जाए, इसलिए दूसरे पैर पर तो तुरंत ही वेट शिफ्ट कर दिया जाता है और इसके लिए आपकी वॉकिंग पैटर्न जो है वो लिंपिंग वॉकिंग पैटर्न बन जाता है। कांस्टेंट लगातार यहां पर दर्द बने रहने का कारण होता है कि खून की सप्लाई में कमी है। धीरे धीरे करके खून की सप्लाई में कमी होने की वजह से इस्चीमिया नेक्रोसिस होती है और ये जो इस्चेमिक नेक्रोसिस होती है या फिर फाइनली जब बोन डिजेनरेट होना चालू हो जाती है ड्यू टू नेक्रोसिस, उसकी वजह से बोन का जो डेंसिटी है बोन की वो वीक होना चालू हो जाती है और लोकल पेन भी कराना चालू कर देती है। इसमें आपको ये देखने की आवश्यकता होगी कि अगर इवैस्कुलरिटी आ रही है तो उस इवैस्कुलरिटी का दूसरा रीजन क्या है। एक रीजन तो होता है फिजिकल ट्रॉमा। फिजिकल ट्रॉमा में ही एक रीजन हो सकता है जैसे आपने कमर के लिए कोई सर्जरी कराई या फिर बैक साइड से ग्लूटियल मसल्स को खोल करके आपने कोई सर्जरी कराई है। उस सर्जरी की वजह से जैसे मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाली नेक जो है ये फ्रैक्चर हो जाता है इसका, जिसको फीमर की नेक का फ्रैक्चर माना जाता है। और इस केस में जब प्लेटिंग करते हैं तो अगर कोई ऐसी सर्जरी कराई हुई है उसकी वजह से भी एवीएन होने के चांसेस बनते हैं। अब आते हैं हम उस कारण पर जो सडन नहीं है, जो कारण आपका किसी फिजिकल ट्रॉमा की वजह से नहीं है या फिर कोई सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एवीएन हो रहा है तो वो क्या कारण हो सकता है। उन कारणों में एक कारण तो होता है मेडिसिन इंड्यूस्ड। मेडिसिन इंड्यूस्ड का मतलब होता है कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो आपकी बोन की डिजेनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। उन दवाइयों के उपयोग से एवीएन हो सकता है। दूसरा होता है कि अगर आप कोई भी ऐसा ड्रग ले रहे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को हैम्पर करता है, जैसे आप अगर स्टेरॉयड ले रहे हैं तो आपके स्टेरॉयड का डोज किसने डिसाइड किया है, वो बहुत सारी चीजें आती हैं जो, या फिर एम्बोलस है या थ्रोम्बस की आपको कोई प्रॉब्लम है जिसमें खून की नली में आपके में या तो थ्रोम्बस का मतलब होता है कि कोई भी अटैच्ड जो क्लॉट है वो बना हुआ है, वेसल पर अटैच्ड क्लॉट बन गया है और अगर वो डीअटैच हो जाता है, वहां से अटैचमेंट जो उसका है वो हट जाता है तो फिर वो खून के साथ फ्लो होना चालू हो जाता है। और अगर वो कहीं किसी ऐसी आर्टरी पर, ऐसी वेसल पर जाके फंस जाए जो आगे चल के सप्लाई को रोकना चालू कर दे और वो अगर ये हिस्सा होगा तो इसकी वजह से भी एवीएन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब एक कारण हो रहा है आजकल जो होता है कि आप अगर बहुत ज्यादा बैठने का काम करते हैं, लगातार बैठे रहने का ही काम है आपका, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस का आपका शेड्यूल है, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, आपका खून धीरे धीरे करके गाढ़ा होता जा रहा है, आपको कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स की अगर ज्यादा समस्या है, ऐसे फैटी लिवर की अगर आपको ज्यादा समस्या है, या फिर ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, या फिर आपका सेंट्रल ओबेसिटी, या फिर जो आपका बैक एनकम्बरेंस ज्यादा है जिसमें आपके ग्लूटियल मसल्स पर बहुत ज्यादा वेट आया हुआ है, फैट आया हुआ है, ऐसे केस में भी एवीएन प्रोन हो जाते हैं आप एवीएन के लिए। एवीएन कभी भी अपने आपके शरीर में एंटर कर सकता है। अब हम देखें कि एवीएन के ये तो हो जाएंगे कारण। अब लक्षण क्या होंगे। लक्षण डिपेंड करता है कि एवीएन की ग्रेड कौन सी है। वैसे एवीएन को 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। जिसमें स्टेज 1 में तो आप अगर एक्सरे कर रहे हैं तो एक्सरे में आपको कुछ समझ में ही नहीं आना है, आपको एमआरआई पर जाना पड़ेगा। एमआरआई में भी माइल्ड से चेंजेस आएंगे, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस भी आपके इस लेवल पर आएंगे जो हेड ऑफ फीमर है उसमें माइल्ड कार्मिनेशन चालू हो जाएगा, माइल्ड डिजनरेशन चालू हो जाएगा, क्रिसेंट फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। और इसके बाद जब स्टेज 2 की बात आती है तो स्टेज 2 में क्रिसेंट फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ना चालू हो जाएगा। स्टेज 3 और स्टेज 4 में बेसिकली बोन जो है वो वीक होना चालू हो जाएगी, डिजेनरेट होना चालू हो जाएगी
और बोन के डिजेनरेशन की वजह से आपको सीवियर पेन होना चालू हो जाएगा। आप क्रॉस लेग तो बैठ ही नहीं सकते, सीढ़ी चढ़ने में आपको दिक्कत आना चालू हो जाएगी। आप अगर फ्लैट सरफेस पर भी चल रहे हैं तो आपका गेट जो है वो जो चलने की जो आपकी चाल है वो आपकी बदलना चालू हो जाएगी, जिसमें आपको लचक चाल में बोलते हैं वो आना चालू हो जाएगी। और हो सकता है स्टेज 4 तक पहुंचते स्टेज 3 के लास्ट में या फिर स्टेज 4 के इनिशियल में ही आपको पैर में चलने में दर्द के साथ में लिंपिंग हो, और साथ में वैसे तो ये बायलैटरल भी होता है, 80% चांसेस होते हैं कि ये बायलैटरल होगा, 20% ऐसा होता है कि एक पैर में ही ये रह के एक पैर में ही बना रहे, लेकिन 80% चांसेस होते हैं कि अगर एक पैर में आया है तो ये दूसरे पैर में भी जा सकता है। ऐसे में अगर स्टेज 3 का लास्ट पार्ट है या फिर स्टेज 4 में आप एंटर कर गए हैं तो आपके पैर धीरे धीरे करके छोटा पैर होना चालू हो जाएगा। अगर एक पैर में है तो वो एक पैर छोटा होगा, जिसकी वजह से लिंपिंग आपकी और ज्यादा एक्सीलरेट होना चालू हो जाएगी। और एक बार लिंपिंग आना चालू हो गई तो फिर आपको जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें आपको अगर पैर छोटा हुआ है तो उसके हिसाब से शू आपको बनवाना पड़ेगा, जिसमें आप पैर शूज पर 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, कभी कभी ऐसा होता है कि 1 इंच तक पैर छोटा हो जाता है। और उस केस में आपको अपना जूता जो है उसका सोल थोड़ा सा ऊंचा करा करके आपको लिंपिंग को बैलेंस करने के लिए आपकी चाल ताकि बहुत ज़्यादा खराब ना हो, इसकी वजह से आपके जो दर्द बढ़ जाता है वो दर्द ज़्यादा नहीं बढ़ेगा अगर आप शू में या तो इंसोल डाल लें या फिर जो आपका सोल है उसको थोड़ा सा मोटा करवा करके आप अपने पैरों की लेंथ को बिल्कुल सेम कर लें। और पैरों की लेंथ जो होगी वो आपके हिप जॉइंट से लेकर के आपका जो शू लेवल है वहां तक जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये लक्षण, अब देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। एवीएन के लिए मूल रूप से चूंकि एवेस्कुलर नेक्रोसिस है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस है तो वेस्कुलरिटी जनरेट होना चालू हो, वेसल एकदम क्लियर हो जाए, या फिर वेसल पर जो कोआगुलेशन हुआ था या थ्रोम्बस कहीं था या फिर एम्बुलस कहीं टकरा करके उसने फर्दर सप्लाई को रोक रखा था, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको खत्म किया जाए। और अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 में केस पहुंच गया है तो जनरली बोला जाता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। अगर स्टेज 2 तक होता है तो इस केस में आप कभी कभी ऐसा होता है कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर स्टेज 3 का लास्ट पार्ट है या 4th स्टेज में आप आ गए हैं तो जनरली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप समय रहते टोटल हिप रिप्लेसमेंट के लिए चले जाएं, जिससे आपकी ये समस्या जो है वो आगे बढ़कर के अगर कहीं बोन में फ्रैक्चर आ गया या फिर फर्दर डिजेनरेट होते होते अगर आपका हिप बोन एकदम से डिजेनरेट हो गया, ये जो एसिटाबुलर कैविटी है आपकी अगर ये ज्यादा डिजेनरेट हो गई तो फिर इस एसिटाबुलर कैविटी को फर्नेस करा करके ऑपरेशन कराने के बाद भी फिर ऑप्शन नहीं बचेगा कि ऑपरेशन के बाद भी आप पूरे तरीके से ठीक हो जाए। तो मूल रूप से आप जो ध्यान रखेंगे वो ये है कि समय रहते अगर सही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर लिया जाएगा तो निश्चित ही आपको पूरा आराम एवीएन के केस में हो सकता है। और अगर समय निकल गया तो फिर वो वाली बात आती है कि अब पछताएं होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो अब अगर सेकेंड स्टेज है या फिर फर्स्ट स्टेज में ही आपको ये समझ में आ गया है कि हाँ भाई ये एवीएन की तरफ चल रहा है केस, तो जनरल जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो क्या हो सकता है। और या अगर बहुत अच्छा फॉलोअप आप कर सकते हैं जिसमें आपका नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट भी आएगा, दूसरे नंबर पर आप आहार चिकित्सा जिसको डाइट थेरेपी बोलते हैं वो, और साथ में एक्सरसाइज थेरेपी में फिजियोथेरेपी, जॉइंट एक्सरसाइजेज और साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, अगर ये अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आप एवीएन के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। अच्छा एक चीज और, एवीएन जो है ये प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव मतलब लगातार बीमारी बढ़ रही है और डिजेनरेशन शरीर का हो रहा है, शरीर कमजोर पड़ रहा है और बीमारी ताकतवर बनती जा रही है। और ये अगर इसी तरीके की बनी रही तो ये बहुत जल्दी शरीर को नुकसान करके बीमारी बिल्कुल छत पर पहुंच जाती है। ऐसे कंडीशन में आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर अच्छा है और आपने बहुत अच्छे तरीके से फॉलोअप कर लिया है तो निश्चित ही आप इस समस्या से पूरे तरीके से बच सकते हैं। ट्रीटमेंट में मैं अभी जो है वो डाइट थेरेपी
और नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट बता देता हूं। सिंपल से ट्रीटमेंट है जो होम डोएबल है, आप घर में आसानी से कर सकते हैं। एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें आप हिप जॉइंट पर गरम ठंडा सेक करते हैं। तो पीछे की तरफ कूल्हे से आप ये जैसे पिछला हिस्सा है तो ये वाला हिस्सा जो होता है यहां पर गरम पानी की थैली से गरम और गीले कपड़े से ठंडा गरम ठंडा सेक कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो लोकल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करेगा। अगर इनिशियल स्टेज में एवीएन है तो ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे करके बढ़ना चालू होगा, जिसकी वजह से एवीएन में जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाएगी। अगर आप जमीन पर बैठ सकते हैं तो आप कटी स्नान एक ट्रीटमेंट होता है, बहुत इफेक्टिव है। मैं बहुत जल्दी ट्रीटमेंट गरम ठंडा सेक कैसे करते हैं ये तो वीडियो है, गरम ठंडा सेक बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। करने का एरिया जो होगा वो बैक ग्लूटियल मसल्स जो होती हैं हिप जॉइंट पर पीछे की तरफ से ये वाला सेक करना है। कैसे होता है ये सेक आप वीडियो देख सकते हैं। गरम ठंडा कटी स्नान कर सकते हैं, गरम कटी स्नान कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में फुल टब है तो गरम फुल टब बाथ आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। साथ में अगर आप एलिमिनेशन का प्लान फॉलो करें, अच्छे तरीके से शरीर का शोधन कर लें, शरीर की सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाए तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और शरीर की सफाई के लिए आप नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में अनिमा का प्रयोग कर सकते हैं। अनिमा करने के पहले पेट का गरम ठंडा सेक और मिट्टी की पट्टी करके अगर आप एनिमा करेंगे तो आपका पूरा पाचन तंत्र जो है वो बहुत मजबूत होना चालू हो जाएगा। आंतों में भरा हुआ जो कुपित मल है, कहा जाता है सर्वेसाम रोगाणाम निदानम कुपितः मलः, सारे रोगों का एक कारण यह भी होता है कि शरीर में जो मल है वो कुपित होना चालू होता है, उसकी वजह से धीरे धीरे करके रोग शरीर में बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा आप एक ऑयल कंप्रेस होता है, तो ऑयल कंप्रेस बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा एक वीडियो होगा, आप उसको देख सकते हैं। वो ऑयल कंप्रेस अगर आपको एक हिप में पेन है तो जिस जगह पर जो हिप जॉइंट होता है ठीक उस हिस्से पर आप गर्म पानी की थैली रख करके उस ऑयल कंप्रेस का पूरा प्रोसेस देख लेंगे। तो ऑयल कंप्रेस बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा एक वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है, ये दो ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी के होते हैं। डाइट थेरेपी जो है वो आपको क्या करना है कि ब्लड थिनर, खून को पतला करने वाला भोजन जो है, खून गाढ़ा अगर हो रहा है तो उसको पतला करना आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के हिसाब से आप चिकनाइयाँ, मिठाइयाँ, ट्रांस फैट्स जिसमें मैदा वगैरह आती है उसको बिल्कुल बंद कर दें। बहुत मोटे आटे की रोटी और बिल्कुल उबली हुई जिसमें कम से कम चिकनाई हो वो सब्जी की मात्रा ज़्यादा, सलाद ज़्यादा खा सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, सलाद और फल अगर आप खा रहे हैं तो खाना खाने के 1 घंटे पहले खाएं या फिर 2 से ढाई घंटे के बाद खाएं। सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, उबली हुई सब्जी होगी, रोटी बहुत मोटे आटे की होनी चाहिए। आप सवेरे जागते ही ज़्यादा मात्रा में पानी पिए। फिर 7 बजे के आसपास आप 1 गिलास नींबू पानी शहद ले सकते हैं अगर आपको शुगर नहीं है तो। नाश्ते में आप चाहें तो वेजिटेबल दलिया या फिर फलों का सलाद ले सकते हैं। दोपहर के खाने के 1 घंटे पहले आप सलाद ले लीजिए सब्जियों का जिसमें खीरा ककड़ी होगा। फिर उसके बाद आपने खाने में बहुत मोटे आटे की रोटी और उबली हुई सब्जी खा ली। 3 बजे के आसपास अगर पॉसिबल हो जाए तो 1 गिलास नींबू पानी ले सकते हैं या नारियल पानी ले सकते हैं या लौकी का जूस हो जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर अगर आपको कुछ गर्म लेने की आदत है तो आप मक्के का सूप ले सकते हैं या मूंग दाल का सूप ले सकते हैं, यह आपके लिए बहुत उपयोगी है। शाम का खाना बहुत जल्दी हो जाए, शाम का खाना जल्दी हो जाएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे करके 10, 20, 50 कदम जितना चलना हो सकता है उतना चल लें ताकि अपच ना हो। अगर अपच नहीं होगी तो धीरे धीरे करके आपकी सारी समस्याओं में आराम मिलना चालू होता है। तो एवीएन में भी डेफिनेटली अगर आप अपच को खत्म कर देते हैं, कब्ज को खत्म कर देते हैं तो ये एक असिस्टेंस होगा जो आपकी बीमारी को धीरे धीरे करके कम करना चालू करेगा। अब रह जाता है व्यायाम। तो एवीएम में स्पेसिफिकली कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं उनके लिए पूरा एक अलग से वीडियो बना देंगे एवीएन पार्ट 2, जिसमें आपकी एक्सरसाइजेस कौन सी हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कौन सी हैं और उनको किस तरीके से करना है, ये सारा एक अलग से पार्ट 2 एवीएन बनाएंगे, उसमें आपको ये बता दिया जाएगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि एवीएन से रिलेटेड जिन लोगों को समस्या है उनके लिए ये उपयोगी वीडियो है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि इस समस्या की गिरफ्त में आने से लोग धीरे धीरे करके
बच पाएं। और ये प्राकृतिक चिकित्सा है, इसमें किसी को कोई नुकसान तो होगा ही नहीं। अगर आप ऐसा फॉलोअप कर रहे हैं, ये वाला रूटीन जो बताया है इसका फॉलोअप करेंगे, तो फिर आपको ये एवीएन अगर हो गया है तो उसमें आराम मिलेगा। और अगर आप इसका ध्यान भी रखते हैं कि भाई ये वजहें हैं, इन वजहों को अगर हम सही रखेंगे तो एवीएन चूंकि बहुत ज्यादा हुआ जा रहा है, और ये भी देखा जाता है कि महिलाओं में कम, पुरुषों में ज्यादा पाया जा रहा है। मतलब 7:3 का रेशो हो सकता है कि अगर 10 लोग हैं तो 3 महिलाओं को और 7 पुरुषों को ये एवीएन की समस्या होती है। तो पुरुषों को थोड़ा और ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। जो वीडियो में बताई गई चीजें हैं उनका आशा है आप पूरे तरीके से फॉलोअप करेंगे और इस समस्या से निजात पाएंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।